बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हो तो फिर चले जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन कर दिया है। आप क्वेश्चन के सामने लिखे गए टाइम पर क्लिक करते हुए डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बेटा, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं जी हम सबसे पहले एंगल से। ये एंगल क्या होता है? अगर मैं आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में बताऊं ना बेटा, तो एंगल कहते हैं हाउ मच अ बॉडी टर्न, हाउ मच अ बॉडी रोटेट। कोई बॉडी कितना टर्न करती है या कितना रोटेट करती है, उसकी मेजरमेंट, उसकी पैमाइश को बेटा हम एंगल कहते हैं। मतलब देखो, मैंने टेबल के ऊपर ऐसे जो है वो अपना बाजू रखा हुआ है, ठीक है, कोनी, और ये हाथ इस तरह से टेबल के ऊपर पड़े। ये इस वक्त इस बाजू की इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल पोजीशन कह लीजिए। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां से ऐसे इसको टर्न कर देता हूं ऐसे। अब मैं बाजू को आगे या पीछे नहीं लेके गया, सिर्फ मैंने उसको यहां से यहां तक टर्न किया। अब अगर मैं ये जानना चाहूं कि मेरी बॉडी या मेरा बाजू जो है ये कितना टर्न किया है, तो इसकी जो पैमाइश है, इसकी जो मेजरमेंट है बेटा, उसको हम एंगल कहते हैं। तो इसमें ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, सो इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक कितना बॉडी टर्न की है, कितना रोटेट की है, इसकी मेजरमेंट को बेटा हम एंगल कहते हैं। ठीक है, अब जो इसकी प्रॉपर मैथ्स वाली डेफिनेशन है जरा उसको भी देख लीजिए। एंगल इज रोटेशन। एंगल क्या है? रोटेशन है ऑफ अ रे फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। रे की एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन तक जो मुंतकिली है, ठीक है, उसकी जो रोटेशन है उसको बेटा हम कहते हैं क्या? एंगल। बट अराउंड स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए, ये मेरे पास एक रे है, रे 1, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहां तक रे आ जाती है, रे 1 कह दिया। अब ये यहां से इस पोजीशन से टर्न कर गई है, रोटेट होके इस पोजीशन में आ गई है। ठीक है, अब ये इसकी नई पोजीशन है, सही है। इस पोजीशन को मैंने रे 1 से डिनोट किया, एरो लगाया हुआ एक, इसको मैंने रे 2 कहा, और ये भी हमारी जो है वो कह लीजिए वो फाइनल पोजीशन है। यहां से यहां तक बॉडी कितना टर्न होके गई है, हाउ मच टर्न, दिस इज एंगल थीटा। एंगल थीटा बताएगा कि बॉडी कितना टर्न की है, बॉडी कितना रोटेट की है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक चीज और याद रखिएगा, एंगल जो है ना वो दो रेज से बनता है। ये आप मान लीजिए रे आपके पास एक एरो ही होता है, ये एक रे और ये दूसरी रे आ गई। ठीक है, रे 1 और रे 2, ये दो रे अगर एक पॉइंट पे मिल रही है, जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह से, तो इनके दरमियान यहां पे हमारे पास एंगल होगा थीटा। सही है। इसको समटाइम हम इनिशियल आर्म भी कहते हैं और इसको हम टर्मिनल आर्म भी कहते हैं। ज्यादा बल्कि इस्तेमाल यही होते हैं, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इसको इनिशियल आर्म कह देते हैं, इसको टर्मिनल आर्म कह देते हैं। टर्मिनल आर्म मतलब ये घूम रहा होता है, ऐसे पूरा रोटेट हो रहा होता है, और ये फिक्स एक जगह पे जो उसका स्टार्टिंग पोजीशन होती है वहां पर होता है। समझ गए बेटा? तो उम्मीद आपको ये पता चल गया होगा आज के एंगल दरअसल होता क्या है। ठीक, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा और आते हैं जी नेक्स्ट आपकी बुक में दी गई हेडिंग जो कि है क्वाड्रेंटल एंगल। ये क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है बेटा? जो एक सर्कल है ना, सर्कल, एक सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है, वो हमारे पास होता है 360 डिग्रीज। ठीक है, अगर हम इसके जो सेंटर है वहां से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो यानी एक जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसको ड्रा कर लें इस तरह से, तो ये जो सर्कल का सारा एंगल है ना बेटा, चार हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइंस हमने ड्रा की ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली, इसने ना इस पूरे के पूरे एंगल को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और जो ये एक हिस्सा है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये दूसरा हिस्सा इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और ये तीसरा हिस्सा इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और बेटा ये हमारे पास चौथा हिस्सा इसको हम बोलते हैं जी हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सो अब इसको फर्स्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये जो टर्मिनल आर्म है ना एंगल का, इनिशियल आर्म तो चले हमने यहाँ रख दिया इसके ऊपर, और जो टर्मिनल आर्म है यानी यहां से स्टार्ट किया ये इनिशियल आर्म, फिर ऐसे घूमता जा रहा है पहले बॉक्स में, फिर इस दूसरे बॉक्स में, फिर इस तीसरे बॉक्स में, फिर इस चौथे बॉक्स में। उसी रिस्पेक्ट से बेटा इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं और इसको फोर्थ कहते हैं।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तरतीब चेंज आप नहीं कर सकते क्योंकि एंगल रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हमारे पास बॉक्स बनता है। उसी रिस्पेक्ट से हमने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो लाइंस है ना बेटा, इन लाइंस ने ना इस सर्कल के पूरे एंगल को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा होता है मेरे बच्चों? क्वाड्रेंटल एंगल ऐसा एंगल होगा जिसका टर्मिनल आर्म यानी ये घूमने वाला बाजू, ये जो टर्मिनल आर्म है, घूमने वाला बाजू, वो मेरे बेटा या इस एक्सिस के किसी भी एक, आप कह लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा, या पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, या नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, या नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर अगर आ जाएगा टर्मिनल आर्म, तो फिर वो जो एंगल बनेगा बेटा, उस एंगल को हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। जैसे आप यहां देखिए, ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर दिया, और ये जो है ना इसकी कह लीजिए इनिशियल रे कह लीजिए, या उसको इनिशियल आर्म कह लीजिए, और ये टर्मिनल आर्म है। टर्मिनल आर्म देख सकते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है ना, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना बेटा, इस एंगल को हम बोलेंगे, ये एंगल हमारा कहलाता है क्या? क्वाड्रेंटल एंगल। इसी तरह से ये देख लीजिए, ये वाई एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर इसका टर्मिनल आर्म आ रहा है बेटा, तो इसको भी हम कह सकते हैं ये हमारा कौन सा वाला है? क्वाड्रेंटल एंगल। इसी तरह अगर यहां पर आया इसके ऊपर तो उसको 270 बोलेंगे। इसी तरह यहां पर आया 0 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है। तो ये सारे मेरे बच्चों आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं, यानी ऐसा एंगल जिसका टर्मिनल आर्म इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर पाया जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो एक्स एक्सिस हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो, पॉजिटिव एक्सिस हो, नेगेटिव एक्सिस हो, लेकिन वो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर अगर टर्मिनल आर्म आ गए ना मेरे बच्चे, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इफ टर्मिनल आर्म ऑफ एन एंगल लाइज ऑन एनी कोऑर्डिनेट एक्सिस, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर अगर आपका टर्मिनल आर्म आ गया, दिस एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। और मेरे बेटे याद रखिएगा, ये जो एंगल होते हैं वो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू आप कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 90। अब यहां पर n एक नंबर है जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। यानी अगर 0 हुआ तो एंगल थीटा 0 होगा, फिर इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसकी एक एग्जांपल 0 डिग्री है। अगर 90 अगर n की वैल्यू 1 हुई तो 1 इंटू 90 90 होता है, तो 90 डिग्री में यहां पर आ जाएगा, क्वाड्रेंटल एंगल है। अगर n की वैल्यू 2 पुट करें तो 180 बन जाएगा, तो 180 ये वाला है, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल है। अगर n की वैल्यू 3 पुट करें तो 270 बन जाता है, वो यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगा। अगर उसकी वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 360 आ जाएगा, यहाँ इसके ऊपर आ जाएगा। अगर उसकी वैल्यू जो है वो फिर से 5 मल्टीप्लाई कर दें तो वो एंगल मेरे बेटा आपके पास बन जाता है लगभग, ये 360 था, 90 ऐड कर लो तो 450 बन जाता है, तो 450 बन जाएगा, दोबारा से इसके ऊपर आ जाएगा घूम के, ठीक है। तो समझ आ गई आपके असल में क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है स्टैंडर्ड एंगल का और रेफरेंस एंगल का। इन दोनों में बच्चों को फर्क बताना बहुत ज़रूरी है, और ये पता होना चाहिए कि अगर हम स्टैंडर्ड एंगल की बात कर रहे हैं तो फिर रेफरेंस एंगल की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, हम ऐसे ही इसको ले रहे हैं, कोई ना कोई रीज़न तो होगी ना इसकी, वो क्या है वो भी जान लेते हैं। तो मेरे बेटे स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है? स्टैंडर्ड एंगल का एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, या फिर इसको हम एक्चुअल एंगल भी कहते हैं, ठीक है, ओके। तो मेरे बच्चों पहले आपको सिंपल वे में बताता हूं कि भाई ये स्टैंडर्ड एंगल होता क्या है। बेटा स्टैंडर्ड एंगल आपके पास एक ऐसा एंगल होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये चलता है, समझ गए हो, घड़ी की जो डायरेक्शन है ना उसके साथ ऑपोजिट में, ठीक। तो इसको हम जब हम प्रॉपरली डिफाइन करते हैं तो यूं डिफाइन करते हैं कि अगर कोई ऐसा एंगल है जिसके जो इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म, ठीक है, या इनिशियल पोजीशन वाली जो आर्म है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, ठीक है, और उसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मैंने बताया था बेटा जहां पर दोनों रेज मिलती हैं या दोनों आर्म मिलते हैं ना, टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म, उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। और जो वर्टेक्स है ना बेटा वो आपका ओरिजिन ऑफ द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पर होना चाहिए, तो वो एंगल बेटे जी हमारा कहलाता है क्या? एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, या उसको हम स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। यहां डेफिनेशन देखिए, इट इज एन एंगल इन कोऑर्डिनेट प्लेन विद इट्स वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड इट्स इनिशियल रे इज अलोंग द एक्स एक्सिस, और इसकी इनिशियल रे अलोंग द एक्स एक्सिस होती है, समझ गए मेरे बेटे? ओके, देखिए आप जरा यहां पे, अब ये स्टैंडर्ड एंगल है, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, और आप देख सकते हैं कि दोनों में मैंने सेम पोजीशन शो की है टर्मिनल आर्म की। टर्मिनल आर्म आपका इस वक्त यहां पर है, इधर भी यहां पर ही मौजूद है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको पता है मैंने ये चीज यहां पर आपको सिखाई है।
क्वाड्रेंट का जो कॉन्सेप्ट है कि पूरा सर्कल का एंगल 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, पहला बॉक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए हमने चलना होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तरतीब हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और एक चीज और बता दूं, आपकी बुक में सेकंड क्वाड्रेंट से आगे हमने नहीं चलना, बाकायदा तौर पे ऐसा लो उसके अंदर मेंशन है कि आपने 90 से लेकर 180 तक जाना है, इससे आगे आपने नहीं जाना। बाकी आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो आप इंशाल्लाह एफएससी के अंदर सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो बेटा यहां से यहां पर आ गया हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक टर्मिनल आर्म। अब अगर हम मालूम करना चाहते हैं इसका एक्चुअल एंगल, तो एक्चुअल एंगल में क्या होता है बेटा कि जो पॉजिटिव एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस से यहां तक जो एंगल बनता है, जो इसने टर्निंग की है, ठीक है, हम कहेंगे कि ये बेटा इसकी इनिशियल जो है वो आ गया आर्म, और ये वाला आ गया इसका टर्मिनल आर्म। तो इनिशियल आर्म लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करके जाएंगे, वो एंगल मेरे बेटे एक्चुअल एंगल होगा, स्टैंडर्ड एंगल होगा, या एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको सिखा दी है, बता दी, ये देख सकते हैं, ये इन दोनों का जो वर्टेक्स है ओरिजिन पर है, और जो इनिशियल रे है या इनिशियल आर्म है वो हमारा अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये देखिए, ये वही एंगल है जो हमने यहां से मेजर किया हुआ है। इसकी जो इनिशियल रे बन रही है बेटा, या इनिशियल आर्म बन रहा है, वो ये वाला है ऐसे, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर नहीं है, ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। यहां से लेकर यहां तक एंगल है, तो यहां से मतलब ये वाली इनिशियल रे आ गई, तो ये वाला एंगल आपका एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं है, ठीक है। इसको हम रेफरेंस एंगल कहते हैं। रेफरेंस एंगल बेटा किसी भी करीबी, किसी भी, मैंने बोला किसी भी करीबी एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है, एक्यूट एंगल यानी 90 से छोटा एंगल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेटा कि ये हमारा क्या होता है, रेफरेंस एंगल। अभी आगे उसका कॉन्सेप्ट दूंगा आपको। तो क्या सीखा आपने यहां से, आपने ये बात याद रखनी है भाई, वो एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। और जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट नहीं होगा वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं कहलाएगा। जैसे ये देख सकते हैं, मैंने यहां से लेकर यहां तक एक एंगल शो किया है, जिसको मैं रेफरेंस एंगल का कॉन्सेप्ट कह रहा हूं। आगे नीचे जाके बताऊंगा रेफरेंस एंगल के बारे में। तो ये आपका एक्चुअल एंगल नहीं है, ये आपका एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं है। भाई क्यों नहीं है, इसकी इनिशियल रे अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस नहीं है, और ये एंगल यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा। दैट इज द रीजन कि हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड एंगल है और ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे बच्चों फिर हम आ जाएंगे जी रेफरेंस एंगल के ऊपर। अब ये रेफरेंस एंगल क्या होता है बेटा? रेफरेंस एंगल अगर मैं आपको आसान तरीके से बताऊं तो किसी भी करीबी एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव नहीं, किसी भी करीबी एक्स एक्सिस से, इट मे बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट मे बी नेगेटिव एक्स एक्सिस, किसी भी करीबी एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है, और याद रखना ये एक्यूट एंगल होता है, यानी ये एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से छोटा एंगल आपने बनाना है किसी भी करीबी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो मेरे बच्चों आपके पास जो है वो होगा क्या, रेफरेंस एंगल। जैसे देखो, अब इसका अगर एक्चुअल एंगल देखा जाए तो 90 से ग्रेटर है, लगभग कोई 120 के करीब है आसपास। एग्जैक्ट मुझे नहीं बता सकता क्योंकि मैंने मेजर नहीं किया। तो यहां से यहां तक अगर आप मेजर करना चाहें कर सकते हैं। तो ये 90 से बड़ा, इतना श्योरिटी है, 90 से बड़ा 110 होगा, 120 होगा, इसके आसपास कुछ होगा, ओके। लेकिन यहां पर जो मैंने ये शो किया एंगल, वो यहां से लेकर यहां तक लगभग कोई 30 या 50 या 80 तो नहीं हो सकता, खैर 60 कह लीजिए, ठीक है, या उसको आप कह लीजिए 50, इसके राउंड अबाउट कोई एंगल है, ये सही है। तो ये वाला जो एंगल है यहां से लेकर यहां तक, ये इस करीबी एक्स एक्सिस से लिया, ये 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल होता है ये। फिर सुन लीजिए बेटा, रेफरेंस एंगल एक एक्यूट एंगल होता है, यानी 90 से छोटा, और ये वो एंगल होता है जो किसी भी करीबी एक्स एक्सिस के साथ बनाया जाता है। यानी ये इसके करीब एक्स एक्सिस ये है, यहां से लेकर यहां तक जो एंगल बनेगा, अब ये भी तो एक्स एक्सिस है ना, यहां से लेकर यहां तक आएंगे तो ये एंगल बड़ा है, 90 से बड़ा। ये देखो, जब यहां से चल के यहां तक आएगा 90 तो पूरा हो गया, क्योंकि एक बॉक्स जो है वो 90 एंगल का होता है। अगर आप यहां से यूं चल के आएंगे 90 ये, उसके बाद फिर ये 90, 180, उसके बाद फिर इजाफी हो गई, ये तो एक्यूट तो ना रहा, इसलिए यहां से लेकर यहां लेंगे। तो मैंने आसान तरीका बताया, किसी भी करीबी एक्स एक्सिस से जो आपका एंगल बनेगा टर्मिनल आर्म का, ठीक है, वो मेरे बेटे आपके पास कहलाता है रेफरेंस एंगल। अब देखें, रेफरेंस एंगल इज एन एक्यूट एंगल। पहली चीज कि ये क्या है, 90 से छोटा एंगल होता है। रेफरेंस एंगल इज एन एक्यूट एंगल formed by terminal arm from nearest x axis, जो आपकी टर्मिनल आर्म नियरेस्ट x axis से बनाती है। ये टर्मिनल आर्म तो नियरेस्ट एक्सिस ये है,
तो नियरेस्ट एक्स एक्सिस से यहां तक का जो एंगल बनेगा मेरे बेटा, उस एंगल को हम रेफरेंस एंगल कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सिर्फ सेकंड कोऑर्डिनेट तक है, लेकिन मैंने बाकी भी आपको बताई। ये देखिए, ये आपका एक्स वाई प्लेन आ गया, ठीक है, और एक मैंने जो टर्मिनल आर्म है एंगल का यहां पर लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो याद रखिए जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका करीबी एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है। तो यहां से लेकर यहां तक करीबी एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है उसको बेटा हम कहते हैं कि ये हमारा रेफरेंस एंगल है। उसके बाद अगर ये इसमें ना होता, सेकंड क्वाड्रेंट में होता, यानी यहां पर होता, तो फिर उसका करीबी एक्स एक्सिस ये है, फिर यहां से लेकर यहां तक बेटा ये रेफरेंस एंगल है। अगर वो थर्ड एक्सिस में होता तो फिर उस थर्ड कोऑर्डिनेट में होता, तो फिर भी इसका करीबी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है बेटे बच्चों, वो एंगल आपके पास क्या होता, रेफरेंस एंगल होता। उसके बाद अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस उससे करीब है, तो यहां से लेकर यहां का जो एंगल है बेटा, उस एंगल को हम रेफरेंस एंगल कहते हैं। तो चारों रेफरेंस एंगल हैं। अब ये वाला आपके अभी कोर्स में शामिल नहीं है, आप एफएससी में पढ़ेंगे, ये वाला भी आपके कोर्स में शामिल नहीं है, ये आपके कोर्स में शामिल है और ये भी आपके कोर्स में शामिल है, ठीक है। लेकिन आपको मुकम्मल कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये है रेफरेंस एंगल, समझ आ गया आपको। करीबी एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है, ठीक है, उसको बेटा हम कहते हैं कि ये हमारा रेफरेंस एंगल है। और एक्चुअल एंगल कहां से होता है या स्टैंडर्ड एंगल कहां से होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और किस तरफ जाता है बेटा, वो हमेशा कहां जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उम्मीद है दोनों में समझ में जो फर्क है वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज देखिए बेटा, हम क्यों रेफरेंस एंगल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये सवाल माइंड में आता है ना कि हमने स्टैंडर्ड एंगल को तो पढ़ लिया, यही हमारा मेन काम का एंगल होता है, तो ये हमने जो रेफरेंस एंगल है वो क्यों बनाया, उसकी क्या रीजन है। तो मेरे बच्चों, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी आगे चल के आपको सिखाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को एवेलुएट करने के लिए, यानी उनकी वैल्यूज को मालूम करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जब आपका एंगल जो है या आपका जो क्वाड्रेंट है बदल जाता है, फर्स्ट से सेकंड में आ जाए या थर्ड में आ जाए या फोर्थ में आ जाए, तो फिर मुश्किल होता है। तो उस सूरत हाल में फिर हम रेफरेंस एंगल का इस्तेमाल करते हुए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आसानी से वैल्यूज निकाल लेते हैं, यानी इनको एवेल्युएट कर लेते हैं। फिर सुनिए, जब आपका एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, एक्चुअल एंगल की बात हो रही है, ठीक है, या आप कह दीजिए कि टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट की बजाय सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में आ जाए, उस केस के अंदर अगर आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को मालूम करना चाहते हो, तो फिर बेटे वहां पर आपको रेफरेंस एंगल की जरूरत पड़ती है। रेफरेंस एंगल का इस्तेमाल करते हुए आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को मालूम कर सकते हो। इस वजह से हम इनका जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और मैंने आपको ये बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट ये दो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, इन दोनों को हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, क्योंकि आपके एसएलओस के मुताबिक सिर्फ ये दो ही बताए गए हैं। ओके, चलिए जी, अब हम एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं बेटा कि रेफरेंस एंगल की हेल्प से ये जो हमारा एक्यूट एंगल कह रहा हूं, क्या नाम था इसका, एक्चुअल एंगल कैसे मालूम कर सकते हैं, और एक्चुअल एंगल की हेल्प से हम रेफरेंस एंगल कैसे मालूम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने हैं, तो इसलिए इसको बेटा जरा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए, अगर आपका जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए मेरे बेटे जो रेफरेंस एंगल होता है वही एक्चुअल एंगल होता है। कैसे? वो ऐसे कि देखिए, एक्चुअल एंगल कहां से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, यानी यहां से यूं जाएगा। अगर मैं यहां पे आपको दिखा सकूं तो यहां से यूं जाएगा ऐसे। दिस इज एक्चुअल एंगल। एक्चुअल एंगल के लिए या स्टैंडर्ड एंगल के लिए मैं थीटा की टर्म यूज करूंगा और रेफरेंस एंगल के लिए मैं फाई की टर्म यूज करूंगा, ताकि दोनों में फर्क बना रहे, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये आपका एक्चुअल एंगल थीटा भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और आपका जो रेफरेंस एंगल है वो भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और कहां जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। इसलिए जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं तो मेरे बेटे वहां पर एक्चुअल एंगल थीटा और जो रेफरेंस एंगल होता है वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर शो किया थीटा इज इक्वल टू φ1। ये φ1, φ2, φ3 मैंने इसलिए किया कि ये सारे रेफरेंस एंगल एक जैसे तो नहीं ना, इनमें फर्क हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है वो φ1, φ2 लगा सकते हैं, बाकी आप फाई भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाई भी कह सकते हैं इसको। तो ये मेरे बेटे आपके पास एक एग्जांपल आ गई कि थीटा इज इक्वल टू फाई। सिंपल कह सकते हैं भाई थीटा इज इक्वल टू फाई होगा, यानी आपका जो एक्चुअल एंगल है वो रेफरेंस एंगल के बराबर होगा अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद हैं।
इसी तरह से बेटा अगर आपका एंगल जो है वो उसका टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो वहां पर फिर क्या होगा, वहां पर तरीकाकार फिर बेटा ये होता है कि आप यहां से यहां तक टोटल एंगल लेते हैं, उस टोटल एंगल से ये माइनस कर देंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा एक्चुअल एंगल। फिर से सुनिए, देखिए मैं यहां पे आपको चलिए दोबारा से ये चीज बना के दिखाता हूं। देखिए यहां से लेकर यहां तक जो एंगल होता है ना बेटा, टोटल एंगल वो होता है 180 डिग्री का। ये बात याद रखिएगा, ये इसको भूलना नहीं है आपने, ठीक है। अब आपका जो टर्मिनल आर्म है वो यहां पर लाई करता है, इसका मतलब है कि उसने पूरा 180 नहीं किया, 180 से कुछ कम है। कितना कम है, ये वाली वैल्यू इसी से निकाल दो तो बाकी एंगल आ जाएगा। अब ये फाई है और ये क्या आपके पास थीटा है, सही है मेरे बेटे। तो अब देखो ये फाई और ये थीटा दोनों मिलके कितना बनाते हैं 180, ये थीटा और ये फाई दोनों मिलके कितना बनाते हैं 180। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं यहां पर कि ये आपके पास 180 बराबर होता है ये 5 और प्लस ये थीटा। अब अगर मैं यहां पर वैल्यू मालूम करना चाहता हूं थीटा की तो 180 में से 5 माइनस हो जाएगा, देखिए थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5। और अगर मैं वैल्यू मालूम करना चाहता हूं फाई की तो 180 में से थीटा माइनस हो जाएगा, तो फाई किसके बराबर होगा 180 माइनस थीटा। ये दो फार्मूले नहीं भूलने बेटा, ये आपके क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। फिर से सुन लीजिए मेरे बच्चों, अगर आपका जो टर्मिनल आर्म है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो रेफरेंस एंगल बनता है वो फाई 2 बन रहा है। ये फाई कह लीजिए इसको, यहां से लेकर यहां तक, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये मेरा रेफरेंस एंगल है, क्योंकि ये करीबी एक्स एक्सिस से एंगल है। बट मुझे एक्चुअल एंगल चाहिए, तो एक्चुअल एंगल यहां से स्टार्ट होता है, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज एक्चुअल एंगल, जिसको हमने थीटा कहना है, सही है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो एक्चुअल एंगल है और यहां से लेकर यहां तक बेटा ये रेफरेंस एंगल है, ठीक। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू मालूम करनी है और आपको ये वाली वैल्यू दी गई है, तो आप ये देखेंगे कि यहां से यहां तक अगर ये पूरा आ जाता, टर्न कर जाता तो 180 हो जाता, लेकिन ये 180 तक नहीं आया, जहां तक रुक गया 180 से कुछ कम है। कितना कम है, फाई कम है, दैट्स वाई थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5। जैसे देखो घड़ी में ना, घड़ी में अगर 9:45 का टाइम हुआ है तो आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो 10 बजने में 15 मिनट कम है, ऐसा बोलते हो। या उसको क्या बोलते हैं जी 8:45 का टाइम हो गया। ये 8:45 क्यों कहते हो, ठीक है, क्योंकि करीब करीब इसकी जो वैल्यू लग रही है वो 10 की लग रही है, तो आप उसका रेफरेंस दे देते हो भाई जो 10 बजने में ना 15 मिनट कम है, ऐसा टाइम बताते हो। इसी तरह कह दो कि 180 होने में ना 5 कम है, समझ गए। अगर आपका एंगल यहां पर टर्मिनल आर्म आ रहा है तो आप बोलेंगे कि 180 होने में 5 कम है। जैसे 9:45 को बोला कि 10 बजने में 15 मिनट कम, वैसे 180 होने में 5 कम। तो ये देखिए एक्चुअल एंगल कितना है, 180 होने में 5 कम, समझ गए, समझ आ गई बात की। और इसी को रीअरेंज करके आप रेफरेंस एंगल का भी निकाल सकते हो कि रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 5। सही है मेरे बच्चों, ओके। तो ये था एक कॉन्सेप्ट रेफरेंस एंगल का और स्टैंडर्ड एंगल का, ठीक है। और एक चीज लास्ट में और बता दूं कि रेफरेंस एंगल के ऊपर जो साइन कॉस टेन की वैल्यूज हैं और जो एक्चुअल एंगल के ऊपर साइन कॉस टेन की वैल्यूज है वो आपको मैग्नीट्यूड में सेम मिल रही होती हैं, लेकिन समटाइम डायरेक्शन जो है वो फर्क आ जाती है। डायरेक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद मेरे बच्चों फिर आ जाओ जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो क्या होती हैं, दरअसल एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के दरमियान रेशियो है। देखिए ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी ये 3 साइड्स हैं और इन साइड्स के दरमियान जो रेशियो है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, ठीक है। और देखिए ये है एंगल थीटा, ठीक है, एक ट्राइंगल के अंदर, ये है इसकी बेस बी, ये है हाइपोटेन्यूज जिसको मैंने एच से शो किया है, इस साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। अब समटाइम ना होता क्या है कि एक जो क्वेश्चन है वो पेपर में यूं दे दिया जाता है, उसमें एंगल थीटा यहाँ पे बना दिया जाता है, तो बच्चे एक गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि नीचे वाली हमेशा बेस होती है और ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ये गलत है, ऐसा बेटा नहीं होता। आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सी होगी, वो एंगल थीटा डिसाइड करता है। अगर ये आपके पास एंगल थीटा है तो मेरे बच्चों थीटा के बिल्कुल जो अपोजिट साइड होती है ना, अपोजिट साइड, उस अपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो फिर दूसरी वाली बेस होगी, क्योंकि जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, तो उनमें एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल थीटा के जो अपोजिट साइड है बेटा उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो फिर बचेगी वो फिर बेस होगी। तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर नीचे है, बेस ऊपर है, तो इट्स ऑल अबाउट एंगल थीटा, कि एंगल थीटा कहाँ है वो डिसाइड करेगा कि बेस कौन सी वाली होगी और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो आपके माइंड में जो एक गलती रह जाती है, ये वाली एक मिसकंसेप्शन होता है कि भाई नीचे वाली बेस होती है, बेटा ऐसा नहीं होता। बेस जो है वो नीचे वाली नहीं होती,
आपने ये इस चीज का ख्याल रखना है कि पहले थीटा को चेक करना है, उसके अपोजिट साइड कौन सी है। थीटा के अपोजिट अगर ये साइड है तो ये परपेंडिकुलर है, फिर ये बेस है, ठीक है। और अगर यहां पे जैसे मैंने बताया कि थीटा अगर यहां पर है तो उसके अपोजिट फिर ये साइड परपेंडिकुलर है, अब ये बेस है। उम्मीद है आप क्लियर हो जाना चाहिए। ओके मेरे बच्चों, सो ये आपके पास जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने बॉक्स बनाया है, जिसका मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है ना बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, ये बेस आ गई, ये परपेंडिकुलर आ गया, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया बात? ओके जी। अब इन साइड्स के दरमियान जो रेशियो है ना बेटा, इन रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। पहले आप 3 सीख लें, बाकी 3 आपको वैसे ही आ जाएंगी। कैसे, देखो जरा बेटा, रेशियो किसे कहते हैं? अगर मैं इधर लिखता हूं जी A रेशियो B, यही रेशियो होती है। लेकिन इस रेशियो को ना हम डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब A डिवाइडेड बाय B, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये देखिए जी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। कोई सी 2 साइड ले लें, उनके दरमियान रेशियो, ठीक है। लाइक मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ले लेता हूं। परपेंडिकुलर रेशियो हाइपोटेन्यूज P/H लिखा जाएगा, ये लिखा हुआ P/H। इस रेशो का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं साइन ऑफ थीटा। ठीक है, बात को समझ गए? इसी तरह से ये B और H यानी बेस और हाइपोटेन्यूज, ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान बेटा एक रेशियो है, इसको हम बोलते हैं cos थीटा। इस तरह परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो रेशियो है उसका नाम है tan थीटा। ठीक है, साइन cos tan ये 3 है। इसमें सबसे ज्यादा बेसिक हमारे पास साइन और cos होती हैं, tan भी इन दोनों से मिलकर बन जाता है। तो अगर मैं बेसिक की बात करूं, साइन cos 2 ही होती है। ठीक है, लेकिन चलें इसको भी ऐड कर लेते हैं इस कैटेगरी के अंदर। ये 3 का एक सेट है, साइन cos tan। अब नेक्स्ट जो है वो कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट होती हैं। ये इनके रेसिप्रोकल हैं, यानी इनके उल्टे। जैसे देखो, साइन है ना P/H, तो कोसिकेंट है H/P, कॉस है B/H, तो सीकेंट है H/B, tan है P/B, तो कॉट है B/P। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इनको याद कैसे रखा जाए? बहुत आसान है, मसला ही कोई नहीं। देखिए, आप एक छोटी सी स्टेटमेंट को याद रखिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये आपके पास टोटल 9 लेटर्स हैं। तरतीब से लिख लीजिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इनका फर्स्ट लेटर देखिए, यहां पर S इसका फर्स्ट लेटर, P इसका लेटर H। S से बनता है साइन, C से बनता है cos, T से बनता है tan, P से परपेंडिकुलर, B से बेस, P से परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। ठीक है, अब देखिए इधर, सम पीपल हैव, चलना कैसे है? ऐसे। ठीक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो यहां पर भी कैसे चले? ऐसे। यहां पे कैसे चले? ऐसे। तो ये भाई स्टेटमेंट याद कर लो, ऐसे चुटकियों में बेटा ये आपको याद हो जाएगा। सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, तो आपने क्या करना है? S की जगह लिख देना है साइन, C की जगह लिख देना है cos, T की जगह लिख देना है tan। लिख दिया। उसके बाद फिर यहां पे जो स्पेस है आप लगाइए इक्वल इक्वल इक्वल। उसके बाद फिर क्या होगा? P और H है, P/H, B और H है, B/H, P और B है, P/B। हो गया यार? अच्छा, उसके बाद बेटा जो रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो इनका रेसिप्रोकल यानी इनका उलट होती है। ठीक है, तो यहां आपने याद रखना है, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है, तो जो साइन की वैल्यू है वो P/H है ना, तो कोसिकेंट की वैल्यू H/P होगी। अगर साइन की वैल्यू जो है वो B/H है तो सीकेंट की वैल्यू H/B होगी, और अगर यहाँ पे टेन की वैल्यू P/B है तो कॉट की वैल्यू B/P होगी। इस तरह से मेरे बच्चों आपके पास ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। अब आपको रिकॉल करना है, टेन को। तो आप सोचेंगे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये आगे थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू टेन, प्रॉपर आ गया परपेंडिकुलर, ब्रशिंग बेस, तो टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। रिकॉल हो गया, तो फौरन से आप ले आएंगे जी टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो उलट कर दीजिए, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये आ गया। ठीक है, ओके बेटा जी, तो ये हमने सीख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के दरमियान रेशियो होती हैं, और हर रेशियो को एक नाम दिया गया है। टोटल ये 6 रेशियोज बनती हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। ओके, उसके बाद फिर मेरे बेटा साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना, जो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर, क्वाड्रेंट्स के अंदर होती हैं,
उनका अलग अलग साइन होता है, यानी कि जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं तो इनके साइन कुछ और होते हैं, सेकंड में कुछ और होते हैं, थर्ड में कुछ और होते हैं, फोर्थ में कुछ और होते हैं। ठीक है, अब जरा वो देख लीजिए। उसको याद रखने के लिए एक छोटी सी स्टेटमेंट बताऊंगा, वो क्या है जी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। इसको याद रख लो भाई, आपके लिए ये भी बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। देखो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी रख लिए याद, तमाम स्टूडेंट ने जो है कॉफी ले ली। इनके फर्स्ट लेटर जो है ए एस टी सी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब ये कौन कौन से पॉजिटिव होंगे वो ये बता देगा। देखो, हमने ये देखना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, ये हम जानना चाहते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया ये स्टेटमेंट याद रखो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। फिर मैंने कहा इसके फर्स्ट लेटर्स को नोट कर लो, फिर मैंने कहा तरतीब लिखो 1 2 3 4। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये ए से बनता है ऑल, ए से क्या बनता है ऑल, एस से बनता है साइन, टी से बनता है टेन, सी से बनता है कॉज। ठीक है, तो यहां ऑल पॉजिटिव, यहां साइन पॉजिटिव, यहां टेन पॉजिटिव, यहां कॉज पॉजिटिव, और जो जहां पॉजिटिव उसका रेसिप्रोकल भी वहां पॉजिटिव, जो जहां नेगेटिव उसका रेसिप्रोकल भी वहां नेगेटिव। तो ये बात आपने याद रखनी है। ओके, अब देखो जी, अब मेरे लिए आइडेंटिफाई करना कोई मसला नहीं, मैं आसानी से कर सकता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑल ए आता है, यानी तमाम पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, कॉज भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव। अब अगर तीनों पॉजिटिव तो उनके रेसिप्रोकल भी तीनों क्या होंगे पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं जी, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव, कॉज पॉजिटिव और टेन भी पॉजिटिव, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव, सेकंड भी इसका कॉस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, कॉट का टेन का रेसिप्रोकल ये भी पॉजिटिव। तो देखिए 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट में पॉजिटिव होती है। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट सेकंड में आता है, यानी एस, एस मीन साइन, तो इसके अंदर साइन पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो जो जहां पॉजिटिव उसका रेसिप्रोकल भी वहां पॉजिटिव, जो जहां नेगेटिव उसका रेसिप्रोकल भी वहां नेगेटिव। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है पॉजिटिव, कॉस का रेसिप्रोकल सेकंड होता है नेगेटिव, और टेन का रेसिप्रोकल जो है वो आपके पास क्या होता है बेटा, कॉट होता है, वो भी नेगेटिव आ गया आपके पास। ठीक है, सो आपको यहां से बड़ी आसानी होगी याद रखने में। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, ऑल स्टूडेंट टेक, टेक मतलब टी, टी मतलब टेन, टेन इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम की तमाम नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो देखिए जरा, अब यहां पर साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, लेकिन टेन पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ऑल स्टूडेंट टेक, टेक टी, टी मतलब टेन पॉजिटिव, तो टेन पॉजिटिव आएगा, उसका रेसिप्रोकल कॉट होता है वो पॉजिटिव आएगा। बाकी देखें साइन नेगेटिव, कोसेकेंट भी नेगेटिव, कॉस नेगेटिव और सेकंड भी नेगेटिव आ गया। दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट पे आइए, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, सी आता है फोर्थ में, तो सी मींस कॉस, तो यहां कॉस पॉजिटिव और कॉस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सबके सब नेगेटिव। तो मेरे बच्चों देखो, साइन इज नेगेटिव, कॉस इज नेगेटिव, सॉरी कोसेकेंट इज नेगेटिव, क्योंकि साइन नेगेटिव है तो कोसेकेंट भी नेगेटिव, कॉड यहां पॉजिटिव होता है तो सेकंड भी पॉजिटिव होगा, टेन यहां नेगेटिव तो फिर कॉड भी यहां पर क्या होगा नेगेटिव। तो इस तरह से मेरे बच्चों आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहां पर पॉजिटिव होगी, कहां पर नेगेटिव होगी। अब अगर रैंडमली मुझे कोई आपके माइंड में कोई पूछे या आपसे कोई बात करे भी बताओ मुझे कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये सवाल कर लिया किसी ने, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ। आप उससे पूछें भी थर्ड क्वाड्रेंट है, बोलेगा यस, बोलेंगे ऑल स्टूडेंट टेक, थर्ड क्वाड्रेंट है टी आता है, यानी टेन वहां पॉजिटिव होगा और कॉड पॉजिटिव होगा, तो साइन वहां नेगेटिव, बात खत्म। अच्छा कोई पूछे, अच्छा ये बताओ कि सेकंड जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आप सोचेंगे सेकंड किसका रेसिप्रोकल है, हाँ वो तो कॉस का है, ओके कॉस हो गया। अच्छा फिर क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, फोर्थ वाला, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, सी, तो फोर्थ में सी पॉजिटिव होता है यानी कॉस पॉजिटिव, अगर कॉस पॉजिटिव तो कॉस का रेसिप्रोकल सेकंड वो भी क्या होगा पॉजिटिव, तो उसको बोलेंगे ये पॉजिटिव है, बात खत्म। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो कुछ कॉन्सेप्ट रह गए उसको मैं साथ साथ क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करते हुए फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड रेफरेंस एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल, दिए गए एंगल्स के रेफरेंस एंगल को मालूम कीजिए।
इस क्वेश्चन में आपको 4 एंगल दिए गए हैं जो कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है और आपने बेटा उनका रेफरेंस एंगल मालूम करना है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बता के लाया हूं कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन वो एंगल होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंगल है जिसका टर्मिनल आर्म यहां पे आप देख सकते हैं, ये वाला है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहां से ये एंगल स्टार्ट हुआ है और यहां तक पहुंचा, ये हमारा एक्चुअल एंगल होता है, स्टैंडर्ड एंगल होता है या एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होता है। ठीक है, और मैंने आपको ये सिखाया था कि रेफरेंस एंगल करीबी एक्स एक्सिस से एक एंगल होता है, ये एक्यूट एंगल होता है जो कि लेस देन 90 होता है। तो देखिए इसके करीब जो एक्स एक्सिस है वो ये वाला है, ये दूर है, देखिए आप बड़ा एंगल है, ये करीब है। क्योंकि रेफरेंस एंगल हमारे पास एक्यूट एंगल होता है, छोटा होता है 90 डिग्री से एंगल, तो वो यहां से बनेगा। फिर ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया, करीबी एक्स एक्सिस से यहां तक का जो एंगल है बेटा उसको रेफरेंस एंगल कहते हैं। सो फाई इज द रेफरेंस एंगल और थीटा हमारा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कह लीजिए या एक्चुअल एंगल कह लीजिए। ठीक है, इस एंगल को हमें कहा जा रहा है कि मालूम कीजिए। सही है बेटा, तो बड़ा आसान है। मैंने आपको बताया था कि आपके एसएलओ के मुताबिक हमने सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट तक रहना है, उससे आगे हमने नहीं जाना। अगर आपका जो टर्मिनल आर्म है एंगल का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे तो वहां तो मसला ही कोई नहीं है कि आपका जो रेफरेंस एंगल होता है वही एक्चुअल एंगल होता है, वही स्टैंडर्ड एंगल इन पोजीशन भी होता है। ठीक है, लेकिन जब आपका जो टर्मिनल आर्म है एंगल का वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है तो उस केस में फिर आप एक्चुअल एंगल कैसे मालूम करते हैं वो चीज देखिए जरा। तो बेटा सिंपल सा रूल है, देखिए यहां पर यहां से लेकर यहां तक है ये स्टैंडर्ड एंगल, यहां से यहां तक है रेफरेंस एंगल, और अगर हम इन दोनों को जमा करें तो ये जो एक एंगल बनता है ना इस तरह से, ये इस एंगल को बेटा 180 डिग्री कहते हैं, याद रहे यार। ठीक है, ये 180 डिग्री का एंगल बनता है, यानी यहां से लेकर यहां तक पूरा है 180, और ये 180 दो एंगल को जमा करने से बन रहा है, यानी एक तरफ फाई है प्लस दूसरी तरफ जो थीटा है, इन दोनों को प्लस करें तो बेटा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। अब अगर हमें यहाँ पर रेफरेंस एंगल की वैल्यू चाहिए तो थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर आप रेफरेंस एंगल मालूम करना चाहते हो तो 180 में से एक्चुअल एंगल को माइनस कर दो, और अगर आप एक्चुअल एंगल मालूम करना चाहते हो तो 180 में से जो रेफरेंस एंगल है उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो बड़ा आसान सा फार्मूला हमने यहाँ पे बना लिया। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए बेटा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने बता दिया भाई ये वाला एंगल है आपके पास 125 डिग्री, लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा, ये आपका एक्चुअल एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल है थीटा, फाई रेफरेंस एंगल आपने मालूम करना है। और आप देख रहे हैं बेटा ये जो आपका एंगल है वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। ठीक है, तो जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, मेंशन कर देंगे क्वाड्रेंट नंबर 2 है। उसके मुताबिक फिर हम वो जो फार्मूला मैंने नीचे मेंशन किया वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी उसको हमने रीअरेंज करके लिखा। असल फार्मूला ये होता है, रीअरेंज करके हम इसको यूं लिखते हैं। सो फाई रेफरेंस एंगल बराबर होगा 180 माइनस थीटा के। 180 माइनस थीटा की वैल्यू 125 डिग्री है, तो आप उसके ऊपर जो है वो 125 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 55 डिग्री। मसला हल हो गया आपका। ये बेटा आपके पास उसकी डायग्राम है, लाजमी तौर पे इसको भी बनाएं। ये 125 डिग्री का एंगल आ गया, तो ये रेफरेंस एंगल फाई जिसकी वैल्यू को हमने मालूम करना था उसकी वैल्यू है 55 डिग्री। उसके बाद दूसरा है बिल्कुल इसी तरह का, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है 138 डिग्री, वो भी इधर ही होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो सपोज करेंगे थीटा इज इक्वल टू 138, फाई रेफरेंस एंगल हमने मालूम करना है, क्वाड्रेंट हमारा सेकंड है क्योंकि 90 से बड़ा एंगल है और 180 से छोटा एंगल है, तो उसके लिए फार्मूला वही वाला इस्तेमाल होगा 180 माइनस थीटा। 180 एज इट इज रहेगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 138 दी गई है बेटा, माइनस करेंगे तो 42 डिग्री का आपको आंसर मिलेगा। दिस इज द रेफरेंस एंगल इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है बेटा, तो ये डायग्राम ऐसे बना लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 138 है और यहाँ से यहाँ ये फाई हमने मालूम करना है, तो थीटा में से आप ये माइनस कर दे तो आपको फाई मिल जाएगा। इसी तरह बेटा जो थर्ड एंगल है आपके पास 111 डिग्री है, ये भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आता है क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो क्वाड्रेंट बता दिया सेकंड है, थीटा की वैल्यू 111 डिग्री है, फाई हमने मालूम करना है, वही फार्मूला दोबारा से इस्तेमाल होगा, फाई इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर आपने थीटा की वैल्यू पुट कर दी 111 डिग्री, जब इसमें से माइनस करेंगे तो 69 डिग्री आएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये आपके पास फाई की वैल्यू आ गई जो कि रेफरेंस एंगल है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। साथ ही अगर आप चाहें तो इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। फिर लास्ट पार्ट के ऊपर आएंगे 142 के ऊपर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेटा ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो ये वाला बनता है, हमने यहाँ पर इसको शो कर दिया। ठीक है, ये एक्चुअल एंगल आ गया, स्टैंडर्ड एंगल आ गया 142 डिग्री का, रेफरेंस एंगल जो कि करीबी एक्स एक्सिस होता है वो हमने बेटा मालूम करना है, उसका फार्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू 180
माइनस थीटा, लेकिन याद रहे एक बात भूलना नहीं है, ये आप जो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ही ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, अगर कोई और क्वाड्रेंट हुआ तो फार्मूला चेंज होगा फिर, ठीक है। वो मैंने बेसिक कांसेप्ट के अंदर आपको शो किया बाकी फार्मूले, लेकिन एक्सप्लेन इसलिए नहीं किए क्योंकि आपके वो लेवल से ऊपर है, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप जाके सीखेंगे, आपको भी सिर्फ 180 डिग्री एंगल से पहले हमने सिखाना है, इसलिए वहीं तक महदूद रखा आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटे इन दोनों को माइनस करने के 180 में से 142 जो कि इसकी वैल्यू थी, तो आपको मिलेगा 38। इस तरह से आपने इन चारों एंगल्स को जो कि एक स्टैंडर्ड पोजीशन में थे, आपने उसके जो रेफरेंस एंगल है वो बना लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए बेटा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री फाइंड इक्विवेलेंट एंगल अल्फा इन सेकंड क्वाड्रेंट फॉर विच साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। यहां पर आपको एक एंगल थीटा की वैल्यू बताई जा रही है कि थीटा बराबर है 36 डिग्रीज के। आपने थीटा के इक्विवेलेंट एक एंगल निकालना है अल्फा, जो कि होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो कि साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू बिल्कुल बराबर है। यानी यहां पर आप अल्फा की जो वैल्यू पुट करें और यहां पर थीटा की जो वैल्यू पुट करें, तो साइन ऑफ अल्फा का आंसर और साइन ऑफ थीटा का आंसर दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेकिन बेटा अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहां पर एंगल को थीटा से डिनोट किया गया है और इधर एंगल को अल्फा से डिनोट किया जा रहा है। अलग अलग सैंपल मीन्स अलग अलग एंगल होंगे, दो मुख्तलिफ एंगल जिनके ऊपर साइन सेम रिजल्ट दे, सेम आंसर दे, तो वो कौन से एंगल हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा आप लेंगे तो इनके ऊपर साइन आपको सेम रिजल्ट देगा, स्पेशली सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। अगर आप थ्योरी पढ़े ना शुरू की जो इस एक्सरसाइज से पहले लिखी है, तो वहां पर आपको ये फार्मूला मिलेगा कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये साइन हो जाए, ठीक है, या फिर कॉस हो जाए या फिर टेन हो जाए, तीनों के लिए फार्मूले एक ही तरह के हैं। ये आप देख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा भी कॉस थीटा के इक्वल, टेन 180 माइनस थीटा भी टेन थीटा के इक्वल, लेकिन अब जो साथ में साइन लगते हैं ना वो क्वाड्रेंट के मुताबिक लगते हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, तो साथ में नेगेटिव नेगेटिव आ गया। लेकिन याद रखिएगा अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल जो है वो 180 माइनस थीटा आप लेंगे तो उन एंगल्स के ऊपर आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपके माइंड की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। ऐसा करो, अपना कैलकुलेटर अपने सामने रखो, ठीक है, और कोई भी एक वैल्यू सपोज करो एंगल की, लेट्स से मैं कहता हूं 30 डिग्री ले लो। अब आप साइन ऑफ 30 कैलकुलेटर में पुट करो, जब आप उसमें साइन ऑफ 30 पुट करेंगे ना, साइन ऑफ 30 डिग्री, तो बेटा आपको आंसर देगा 1/2 या 0.5 का लीजिए, 1/2। कुछ कैलकुलेटर में फ्रैक्शन में देता है, कुछ में वो पॉइंट में दे देगा 0.5। उसके बाद ऐसा करो 180 में से ये 30 माइनस करो, 150 बचेगा। फिर दोबारा आप उसको ट्राई करो साइन ऑफ 150, तो भी आंसर मिलेगा आपको 1/2। ये देखो दो डिफरेंट एंगल, एक 30 और एक 50 है, लेकिन आंसर क्या दे रहा है, बिल्कुल सेम दे रहा है, 1/2 और 1/2, है ना। तो ये दो डिफरेंट एंगल हैं लेकिन आंसर सेम दे रहे हैं। अगर जरा इनमें फर्क चेक करो, अगर ये 30 है तो ये 180 माइनस 30 है ना। इसी तरह से आप एक और ट्राई कर लो, साइन ऑफ 60, वो मिलेगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। फिर आप देखो 180 माइनस 60 कितना होता है, 120 होता है, उस पर भी चेक कर लेते हैं, साइन ऑफ 120, तो भी आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो सेम टू सेम रिजल्ट। आप कोई और एंगल भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों देखो अगर ये 30 है तो ये 180 माइनस 30 यानी 150, अगर ये 60 है तो ये 180 माइनस 60 यानी 120। इनके ऊपर आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट्स मिले, इसीलिए आपका ये फार्मूला बन के आया, इसमें थ्योरी में लिखा हो आप इसको देख सकते हैं, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा होता है। इसी तरह से cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। नेगेटिव साइन जो आते हैं वो क्वाड्रेंट के मुताबिक आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो आपने नेगेटिव लगा दिया। इसी तरह से 180 माइनस थीटा के लिए माइनस आएगा 10 के साथ फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात की। ओके जी, तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले जो उसने वैल्यू बताई है जी थीटा की, उसके लगभग इक्वल वैल्यू का हमने यहाँ पे एक एंगल ड्रा कर लिया। ये हमारा एक एंगल है जी थीटा, थीटा की वैल्यू जो भी उसने बताई है आप लिख सकते हैं 36 डिग्री, ठीक है बेटा। अब दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, 180 माइनस 36, सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा,
ठीक है, तो वो लगभग 144 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन हमने एक मेथड से गुजरना है ना, तो उसके लिए फिर हम कुछ स्टेप्स यहाँ पे कर लेते हैं। वो तो आपको फौरन देख के आइडिया होगा कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस 36 करेंगे तो 144 आंसर आकर डायरेक्टली। लेकिन हमने स्टेप्स करने हैं सारे, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए, तो देखो पहले हमने डायग्राम बना ली, ये एंगल थीटा है ना, तो आप ऐसा करो जो यहाँ पर इसकी वैल्यू ना उस वैसे ही वैल्यू ना इस सेकंड क्वाड्रेंट में बना लो, क्योंकि उसने हमें बाउंड किया कि सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में आप इसकी वैल्यू ऐसे बना लो, ठीक है। तो फिर यहां से लेकर यहां तक जो ये वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी, 180 माइनस थीटा, क्योंकि देखो ये पूरा अगर होता तो 180 होता, 180 में से ये थीटा निकाल दो तो पीछे क्या रह गया, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू और 180 माइनस थीटा की वैल्यू, ये दो अलग अलग एंगल है जिनके ऊपर आपको साइन सेम रिजल्ट देगा। पता चल गया आपको? ओके जी, चलिए बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे भाई आपको थीटा की वैल्यू दी जा रही है, दैट इज 36 डिग्रीज। ओके हो गया। उसके बाद अल्फा की वैल्यू बेटा आपको मालूम करनी है, ठीक है जी, हमने लिख लिया, क्वेश्चन मार्क मालूम करनी है हमने। और उसके बाद जो स्टेटमेंट आपको बताएगी कंडीशन के साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा होना चाहिए, ठीक है जी। ओके हो गया। तो हम ऐसा कर लेते हैं ना कि यहां साइन थीटा को रिप्लेस कर देते हैं साइन ऑफ 180 माइनस थीटा से, सिंपली, क्योंकि मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, यानी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। तो मैं इस फॉर्मूले को यहां पर यूज कर सकता हूं, इधर लिख देता हूं साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। ओके, तो देखिए अब इधर का साइन दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, सो अल्फा इधर ही रह जाएगा, इधर रह गया 180 डिग्री माइनस आ गया थीटा। अब जरा देखिए बेटा 180 एज इट इज, थीटा की वैल्यू कितनी है जी, हमारे पास 36 डिग्रीज है। और अब क्या करेंगे, 180 में से 36 गया तो 144 डिग्रीज का हमारा आंसर आ गया, जो कि डायरेक्ट भी आ चुका था, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि इसके लिए जो स्टेप्स हैं वो हमने परफॉर्म करने हैं। तो इस तरह बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए बेटा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ थीटा इज इक्वल टू 87 डिग्री फाइंड इक्विवेलेंट एंगल बीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट फॉर विच cos बीटा इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, तो बेटा उसी तरीके से हमने इसे सॉल्व करना है। यहां पर जो आपको एंगल थीटा की वैल्यू दी गई है वो है 87 डिग्री, और आपने थीटा के इक्विवेलेंट एक एंगल बीटा मालूम करना है, ठीक है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी cos ऑफ बीटा इक्वल होना चाहिए माइनस cos ऑफ थीटा के। जो इसका आंसर आए वही इसका आंसर भी आना चाहिए, दोनों के आंसर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है बेटा। अब अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें इन दोनों एंगल्स के ऊपर, तो एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल बीटा है, यानी दोनों एंगल के लिए अलग अलग सैंपल यूज किया गया, जो कि इंडिकेट करता है ये दोनों एंगल डिफरेंट होंगे। अब आपने जहन में सोचना है वो कौन से दो डिफरेंट एंगल हैं कि जिनके ऊपर cos की वैल्यू आपको सेम रिजल्ट देती है, यानी cos ऑफ बीटा और cos ऑफ थीटा बिल्कुल सेम रिजल्ट देगा, लेकिन एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव होगी, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में भी इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर साइन थीटा के ऊपर कोई आपको एक वैल्यू मिली है, एक आंसर आया, वही आंसर आप किसी और एंगल के ऊपर लेना चाहते हैं, कोई और वैल्यू ऑफ एंगल के ऊपर आप चाहते हैं कि वही रिजल्ट आपको मिले, ठीक है। तो वो कैसे पता करते हैं आप, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा वो एंगल होता है जिसके ऊपर दोबारा वही वैल्यू आपको मिल जाती है। तो यहां पर फॉर्मूला बनाया था साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, वो साइन थीटा के ही बराबर होता है। अब यहां पर देखिए इसका और इसका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आता है। यहां पर एंगल थीटा है, यहां पर एंगल 180 माइनस थीटा है। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि अगर इधर आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लेंगे तो साइन 30 पे क्या मिलता है आपको, 1/2, और यहाँ पे 180 माइनस 30 करेंगे 150 आता है, साइन 150 पे भी 1/2 मिलता है। इसी तरह से बेटा cos के लिए भी फॉर्मूला है, cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos ऑफ थीटा। अब माइनस क्यों आया, देखो बेटा जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के अंदर ये सब चीजें सिखा के लाया हूँ। जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, वहां पर साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, और उसमें cos और tan दोनों नेगेटिव होते हैं। तो देखिए साइन वाला जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ है, cos वाले के साथ भी नेगेटिव है और tan वाले के साथ भी नेगेटिव है। ये देखिए मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी ना, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। फर्स्ट में ऐड से ए आ गया यानी ऑल पॉजिटिव, ऐड शुगर यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव, टू tan पॉजिटिव, कॉफी सी पॉजिटिव, ठीक है। सो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव होती है, इसलिए cos और tan दोनों देख सकते हैं आप नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है,
ठीक है। इसलिए बेटा जो cos ऑफ 180 माइनस थीटा है वो बराबर होता है माइनस cos ऑफ थीटा के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एंगल थीटा है और एक एंगल 180 माइनस थीटा है, ठीक है। और इन दोनों के ऊपर जो है वो आंसर आपको सेम मिल रहा है और एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू क्या है, नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। समझ गए बेटा। तो इस फॉर्मूले का हमने यहां पर इस्तेमाल करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। अब जरा डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। हमें थीटा की जो वैल्यू दी गई थी बेटा वो थी 87 डिग्री। तो यहां पर देखिए मैंने इस एंगल को ड्रा किया, ये हमारा उसका टर्मिनल आर्म है एंगल का, ये बेटा इसकी वैल्यू आ गई 87। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक एंगल 87 है तो दूसरा फिर कैसे मिलेगा, जिसके ऊपर सेम आंसर मिले, वो 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस 87। तो अगर आप देखिए 180 माइनस 87 करें तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता है 93। लेकिन क्योंकि हमने इसको प्रॉपर एक मेथड से सॉल्व करना है तो उसके लिए हम जो भी इसका प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। ये तो हमने वैसे देख के बता दिया 93 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर एक एंगल थीटा है जिस पे आपको कोई कॉस की वैल्यू मिली है, वही वैल्यू दोबारा आपको तब मिलेगी जब आप 180 माइनस थीटा करेंगे, सही है। सो 180 माइनस 87 करेंगे तो 93 आंसर आएगा। आप देखिएगा आंसर में हमारा यही मिलेगा, ठीक है। ओके जी, तो ये हमने पहले ड्रा कर लिया एंगल 87 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब हमने ड्रा करना है 180 माइनस 87। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप यही एंगल पहले यहां से ड्रा करो, इधर से, ठीक है। यहां से लेके यहां तक पूरा 180 होता है ना, यहां से लेके यहां तक पूरा जो डी बनती है 180 की बनती है। तो अब जो ये वाला है उसमें से 87 है, ये निकाल दो। तो इसका मतलब है ये जो बचा आपके पास एंगल ब्लैक कलर का, जिसको मैं बीटा कह रहा हूं, वो दरअसल बेटा आपके पास 180 माइनस 87 ही है, जिसको नाम दे दिया गया बीटा का। ये देख लो, बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 87, दैट इज इक्वल टू 93 डिग्रीज। समझ गए। तो अगर एक एंगल आपके पास 87 है तो दूसरा एंगल जो है बेटा आपके पास 93 डिग्री का होगा, ठीक है। ये आप पुट करेंगे बीटा की वैल्यू 93, तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी उसके मुताबिक। सही है बेटा। ओके जी, तो उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। डायग्राम उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। पहला आपने ये एंगल ड्रा कर लिया, फिर उसी एंगल को इस तरफ ड्रा कीजिए। तो यहां से लेकर यहां तक जो आपका एंगल आएगा वो आपका बीटा होगा। बात खत्म, ठीक है बेटा। ओके जी, तो थीटा 87 डिग्री है और बीटा की वैल्यू हमें मालूम करनी है। कॉज ऑफ बीटा जो है वो बराबर होता है माइनस कॉज ऑफ थीटा के, ठीक है बेटे। ये कंडीशन उसने बताई है, उसी का इस्तेमाल करते हुए ना हम यहां से बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने एक प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना है ना। डायरेक्ट तो हमने फौरन से कर लिया देख के, लेकिन हमने प्रॉपर एक मेथड से भी इसे करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको वैसे लिखते हैं, कॉज ऑफ बीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे लिखा हुआ माइनस कॉज ऑफ थीटा। सो माइनस कॉज ऑफ थीटा इसके बराबर होता है कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा के। तो यहां पर मैं इसको लिख दूंगा कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा के, ठीक है। और यहां पे फार्मूले का रेफरेंस दे देते हैं जी हम, कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो माइनस कॉज ऑफ थीटा की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। कॉज कॉज दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास बीटा, बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस का थीटा आ गया, ठीक है बेटे। अब देखिए जरा, यहां पे हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, बीटा की। थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, अवेलेबल है, 87 है, पुट कर लेंगे। बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 87 डिग्रीज आ गए, ठीक है। ओके जी, तो अब बेटा आपने इन दोनों में से माइनस करना है। 180 में से अगर आप 87 करेंगे तो आपके पास बचेगा पीछे 93 डिग्रीज। सो बीटा इज इक्वल टू 93 डिग्री। इस तरह से आपके पास एक प्रॉपर वे में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए बेटा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यूजिंग रेफरेंस एंगल फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120, कॉस 120 एंड tan 120। रेफरेंस एंगल का इस्तेमाल करते हुए आपने साइन 120, कॉस 120 और tan 120 की वैल्यू को मालूम करना है। तो बच्चों मैं आपको सिखा चुका हूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन किसे कहते हैं और रेफरेंस एंगल क्या होता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन आपका ऐसा एंगल होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करता है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है और इसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक आ रहा है। इसको हम बोलते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन या स्टैंडर्ड एंगल कह लीजिए। थीटा से मैंने इसे डिनोट कर दिया। और जो रेफरेंस एंगल मैंने बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि वो किसी भी करीबी एक्स एक्सिस से लिया गया एंगल होता है। तो देखिए ये आपका टर्मिनल आर्म है, इससे करीब 3 एक्स एक्सिस बेटा ये वाला है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल बनता है, जो मैंने ब्लैक कलर से शो किया बेटा, इसको हम रेफरेंस एंगल कहते हैं। इसको मैंने 5 से डिनोट किया,
ठीक है। अगर हम इस रेफरेंस एंगल को और इस स्टैंडर्ड एंगल को जमा करें तो यहां से यहां तक पूरा एक डी एंगल बन जाता है। तो ये एंगल बेटा आपके पास 180 के बराबर होता है। सो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। और अगर आप यहां से रेफरेंस एंगल के लिए कोई रिलेशन निकालना चाहें तो रेफरेंस एंगल को क्योंकि हमने फाई से डिनोट किया है तो फाई को एक तरफ रखें, थीटा उधर चला जाएगा 180 माइनस थीटा। सो 180 में से थीटा को माइनस करेंगे तो आपको जो है वो इसका रेफरेंस एंगल मिल जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आपने पहले इस एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन से इसको रेफरेंस एंगल में लेके जाना है, फिर बेटा हम उसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बच्चों यहां पर लिखा है जी आपके पास साइन ऑफ 120 डिग्रीज। आपने सबसे पहले इसको चेंज कर देना है। किसके अंदर चेंज कर देना है बेटा? इसको आपने बदल देना है रेफरेंस एंगल में। तो ये थीटा जो है ना आपके पास, थीटा इज इक्वल टू 120 मैंने यहाँ पे शो किया है। तो ये हमारा वो मेन एक एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल है, और हमने इसको रेफरेंस में चेंज करना है। तो 180 माइनस थीटा करते हैं ना, तो इसीलिए बेटा यहां पर आप क्या करेंगे, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा जी आपके पास साइन ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है। और याद रहे कि ये आपके पास पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भाई यहां पर जो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा है वो इक्वल टू साइन ऑफ थीटा के होता है, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है। जब आपका साइन की बात होती है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, ये दोनों नेगेटिव होते हैं। उसकी रीजन क्या है कि कॉस भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और टेन भी नेगेटिव होता है, तो साथ में माइनस माइनस साइन है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपने इधर ही साइन माइनस साइन लगाना है। अगर आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो तो वो माइनस यहां से इधर शिफ्ट भी हो जाता है। ठीक है। ये बात में ध्यान में रखिएगा। ओके जी। तो बेटा ये आपके पास साइन ऑफ 60 आ गया और आपने टेबल से इसकी वैल्यू निकालनी, कैलकुलेटर से नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर में पॉइंट में आंसर आएगा तो उसमें फिर भी थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। उसने एग्जैक्ट वैल्यू कहा है तो वो फिर हम टेबल से वैल्यू लेंगे। तो बेटा टेबल की वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको ये वैल्यूज याद रखना मुश्किल है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो इस पर बनाई हुई है, 1 या 2 मिनट की है, जिसके अंदर मैंने सारा तरीका बताया कि बजाय आप इसको मेमोराइज करें, आप इसका तरीका सीख लें और उसको एक बार पेपर में ड्रा कर लें, फिर उसे वैल्यूज देख के आप पुट करते रहें। ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद फिर आइए इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। अब यहाँ पे है cos 120। तो 120 एक स्टैंडर्ड एंगल है, हमने इसको लेके जाना है स्टैंडर्ड एंगल से रेफरेंस एंगल में। तो लिखेंगे cos ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल्स टू cos ऑफ 180 डिग्री माइनस आ जाएगा जी हमारे पास क्या 120, हाँ 120 डिग्री। ठीक है। और अब यहां पर देख सकते हैं जी आप कि इन दोनों को माइनस करेंगे हम तो cos ऑफ आएगा आपके पास 60 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन जरूर लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर इधर देखें ये नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये, मतलब इनमें से कोई एक साइड नेगेटिव होगी। सही है ना। या इधर साइन लगा लो या इधर साइन लगा लो। अब इधर नहीं लगा तो हमने इधर लगा लिया। तो ये माइनस cos ऑफ 60, ये cos क्यों हमने नेगेटिव लिया? क्योंकि बेटा जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है जिसके अंदर हमारा ये एंगल आ रहा है, क्योंकि देख सकते हैं एंगल बेटा 120 डिग्री है, जो कि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, यानी इस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा आपके पास जो ये cos होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि मैंने बताया आपको ट्रिक बताई हुई है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो दूसरा क्वाड्रेंट है ना, ठीक है ना, ऑल स्टूडेंट, यहाँ एस आ रहा है, एस मीन साइन, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। दैट्स वाई साइन देखें 120 के साथ पॉजिटिव आया और जो कॉज है 120 के साथ हमने नेगेटिव लिया। तो कॉज मेरे बच्चे जो आपके पास 60 पे इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है 1/2। तो ये माइनस इसी तरह से रहा, cos 60 पे 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ठीक है। ये इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरे पार्ट के ऊपर आ जाइए, वो है tan ऑफ 120 डिग्रीज। तो इसको भी हम पहले स्टैंडर्ड एंगल से रेफरेंस एंगल में लेके जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan ऑफ 120 डिग्रीज इज इक्वल्स टू tan ऑफ 180 माइनस 120 डिग्रीज। ठीक है। यहाँ डिग्री लिखना था, ये लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब देखिए जी tan ऑफ 120 डिग्री उसी तरह रहा, 180 माइनस 120 करेंगे तो tan ऑफ 60 डिग्रीज बेटा आपके पास बन जाएगा। अब यहां पर भी देखिए जो tan है ना, tan सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास बेटा नेगेटिव होता है, तो इसलिए साथ में आप माइनस लगा लीजिए, यहीं पे लगा लीजिए माइनस, क्योंकि मैंने बताया या इस तरफ माइनस लगा लो या इस तरफ माइनस लगा लो। इसको
देखो ना, ये एक इक्वेशन है ना, अगर दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह हो सकता है, कोई घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा। यहाँ पर भी आप साइन लगा सकते हैं, इतना ध्यान रखें, एक तरफ आपने साइन लगाना है, या इधर लगा लो या इधर लगा लो। अब बेटा आपके पास ये आ गया जी माइनस 10/60। अगर आप 10/60 की वैल्यू टेबल से चेक करेंगे ना बेटा, तो वो आपको मिलती है √3, ठीक है, और साथ में ये माइनस है, सो माइनस √3, ये बेटा आपके पास आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से तीनों की वैल्यू जो है वो हमने यूजिंग रेफरेंस एंगल कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए बेटा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यूजिंग रेफरेंस एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3π/4, cos 3π/4 एंड tan 3π/4। रेफरेंस एंगल का इस्तेमाल करते हुए आपने sin 3π/4, cos 3π/4 और tan 3π/4 की वैल्यू को मालूम करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही जैसा इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, उसी मेथड से हमने बेटा इसे सॉल्व करना है, ठीक है। वहां पर मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, वो एंगल जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, उसको हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है बेटा, वो है थीटा इज इक्वल टू 3π/4। रेफरेंस एंगल कौन सा एंगल होता था, जो कि करीबी एक्स एक्सिस है। अब इस टर्मिनल आर्म से जो करीब करीब एक्स एक्सिस है वो ये वाला है, तो यहां से यहां तक बेटा इसको हम बोलते हैं रेफरेंस एंगल। ऐसा ही बताया था आपको, ठीक है। और मैंने ये तरीका भी बताया था कि आपने रेफरेंस एंगल को किस तरह से कैलकुलेट करना है। आपने 180 में से इस एक्चुअल एंगल को माइनस कर देना, तो आपको रेफरेंस एंगल मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके फाई जो है वो इक्वल टू है पाई माइनस थीटा। अब पाई जो है वो क्या है, दरअसल देखिए बेटा, ये जो पाई है ना, पाई वो बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है। सो पाई को आपने याद रखना है, भूलना नहीं, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। ये आप देख सकते हैं कि ये 0 है, ठीक है, ये 90 डिग्री है ना, ठीक है। तो 90 क्योंकि 180 का आधा होता है, तो π/2 लिखा। यहां तक 180 पूरा हो जाता है तो एंगल पाई लिखा। यहां पर जो है वो 3 टाइम 90 यानी कि 270 बनता है, तो 3 टाइम π/2, ठीक है। यहां पर फिर 360 यानी कि डबल ऑफ जो है वो 180 होता है, तो इसलिए 2 पाई लिख दिया, ठीक है। तो आपने याद रखना है पाई की वैल्यू से, पाई की वैल्यू होती है बेटे आपके पास 180। अब फिर 3π/4 की वैल्यू कितनी होगी, ये भी तो पहले हमें जानना है ना, ताकि पता चले भी एंगल हमारा है कहां पर, ठीक है। तो देखिए अगर मैं π/4 करता हूं, इधर π/4, इधर भी π/4 करना पड़ेगा। सो 180 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल है 3 टाइम π/4, सो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3/4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 45, तो ये बेटा बन जाता है 45 और 45 90, 90 और 45 135, 135 डिग्री। तो पहले ये पता चला लिया हमने कि असल में ये 3π/4 का एंगल बनता कितना, ताकि उसके बाद फिर हम अंदाजा लगाएंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो ये 135 डिग्री का एंगल बन गया ना, तो इसका मतलब है कि 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है बेटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है हमारे पास। इसलिए यहाँ पर हमने सेकंड क्वाड्रेंट शो कर दिया। ये आ गया 135 डिग्री का एंगल, और ये हमारा रेफरेंस एंगल फाई आ गया, जो कि बनता है हमें 180 माइनस थीटा से। तो 180 की जगह हमने पाई लिख दिया, बस इतना सा फर्क है। पाई माइनस थीटा कर देंगे आप, जहां जहां 180 था ना वहां पाई को बदल दिया वहां से हमने, ठीक है। ओके बेटे, तो अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले आ गया साइन ऑफ 3π/4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं जी, साइन ऑफ 3π/4 जो है वो इक्वल होता है किसके जी, साइन ऑफ थीटा बराबर होगा साइन ऑफ 180, यानी 180 की जगह पे यहाँ पे पाई आएगा, माइनस ये वाला 3π/4 जो एंगल था हमारा, ठीक है ना। वो आपको याद होगा, जहां पे हम पहले लिखते थे कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब सिंपली 180 की जगह पे पाई आ जाएगा, और तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो बेटा ये भी वही चीज है ना, 180 माइनस थीटा, ये हमारा थीटा था और ये हमारा 180 था, बस उसकी जगह पाई आ गया, इसकी जगह पे 3π/4 आ गया, ठीक है। अब बेटा जी आपने इसका एलसीएम ले लेना है, साइन ऑफ पाई माइनस 3π/4, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इसको उससे मल्टीप्लाई कर लो, बन जाएगा 4 पाई, और इसको उससे मल्टीप्लाई करो 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 × 1 4। ये आसान तरीन ट्रिक है, एलसीएम अगर लेना नहीं आता तो। साइन ऑफ 4 पाई माइनस 3 पाई क्या बनेगा बस बेटा, 4 पाई में से 3 पाई निकल गए तो 1 पाई रह गया, डिवाइडेड बाय 4 π/4, ठीक है। तो π/4 क्योंकि मैंने बताया पाई 180 होता है, 4 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा, 180 को 4 से डिवाइड किया तो 45, ठीक है। तो साइन ऑफ 45 टेबल से वैल्यू याद कर लेना बेटा, 1/√2 आएगा आपके पास आंसर, ठीक है। और ये देखो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं यहाँ पर
पॉजिटिव ही लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव ही साइन आएगा, इधर भी आप पॉजिटिव लगाएंगे, पॉजिटिव। उसके बाद फिर हम कॉज के बारे में आ जाएंगे। तो इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर किया उसी तरह कॉज में भी आ जाएंगे बेटा। कॉज ऑफ 3π/4 इज इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे कॉज, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ मैं, कॉज ऑफ 180 की जगह पे आएगा पाई और माइनस 3π/4, यानी 180 माइनस थीटा करते थे ना, तो अब क्या आएगा पाई माइनस थीटा होगा, बस ये हमारा थीटा और ये हमारा 180, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने चेक करके देखिए, इसका जवाब π/4 आता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ माइनस कॉज π/4, ठीक है। सो कॉज के साथ माइनस क्यों आया, क्योंकि आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी पता है बेटा कि कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव नहीं होता ना, आपको मैंने बताई हुई है स्टार्टिंग में, आपको ये चीजें सारी बताई थी, रूल रेगुलेशन की कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, ठीक है ना। सो ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर, सेकंड वाले में आपके पास शुगर यानी एस आता है, तो वहां पे साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए कॉज नेगेटिव आएगा। तो बेटा π/4 पे जो cos की वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, टेबल से देख के पता चलेगी आपको। सो 1/√2 आपने इस तरह से लिख दिया, ये आ गया हमारा आंसर। उसके बाद बेटा फिर 10 की तरफ बढ़ेंगे हम, ऐसे ही 10 के साथ भी करेंगे हम। 10 ऑफ 3π/4 जो है वो भी इक्वल होगा आपके पास माइनस 10 ऑफ 180 माइनस थीटा होता था ना, तो 180 की जगह पे आएगा पाई, माइनस थीटा की जगह पे आएगा 3π/4। एलसीएम लेके हमने यहाँ पर देखा था π/4 आता है, तो डायरेक्टली करेंगे माइनस 10 ऑफ π/4, तो 10 π/4 पे 1 होता है, 1 और साथ में ये माइनस, तो बेटा इसका जवाब आएगा माइनस का 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए बेटा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 0.559, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, secant 180 माइनस थीटा एंड cosecant 180 माइनस थीटा। बेटा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, यहां पर आपको दो चीजों का इल्म होना चाहिए। नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होती है, ठीक है। दूसरी चीज बेटा आपको यहां देख के पता चलाना है कि आपका जो एंगल थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा जो एंगल थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है और मैं आपको वहां कंसेप्ट में जाके ये चीज क्लियर भी कर दूंगा। वी केम टू नो अबाउट क्वाड्रेंट बाय लुकिंग एट द एंगल एक्सप्रेशन 180 माइनस थीटा दैट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए जरा, ये मैंने आपको दिखाया था रेफरेंस एंगल का कॉन्सेप्ट कि अगर आपका जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करे तो फिर रेफरेंस एंगल और जो एक्चुअल एंगल थीटा दोनों बराबर होते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि आपका जो टर्मिनल आर्म है वो इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे यहाँ पर, ठीक है, तो उस केस के अंदर फिर जो है वो जो फाई या रेफरेंस एंगल है वो 180 में से एक्चुअल एंगल को माइनस करने से मिलता है। जैसे देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल होता है 180 में से ये जो एक्चुअल एंगल है जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आता है वो आप निकाल देंगे, तो पीछे आपके पास जो है वो बचेगा रेफरेंस एंगल। दैट्स वाई रेफरेंस एंगल फाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है 180 माइनस फाई, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं बेटा कि ये 180 माइनस फाई ही लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको एक हिंट मिल जाएगा कि आपका जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट है। दूसरी बात देखो, आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपके एसएलओस के मुताबिक ना सिर्फ और सिर्फ आपने सेकंड क्वाड्रेंट तक रहना है, इससे आगे आपने जाना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको फौरन से आइडिया हो जाएगा 180 माइनस थीटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ सकता है। बाकी 180 प्लस थीटा होता तो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता, अगर 360 माइनस थीटा होता तो फिर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता, लेकिन वो है ही नहीं, आपके कोर्स में ही नहीं है, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ नहीं है, तो सेकंड आपका जो है वो यहाँ से इजीली पिक हो जाता है, क्योंकि दो ही ऑप्शन आपके पास, एक थीटा इज इक्वल टू फाई है और एक फाई इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 180 माइनस थीटा वाला केस है, सो इट इज सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप इस एक्सप्रेशन को देख के पता चला सकते हैं कि बेटा आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा लाई करता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं आपको बता चुका हूँ, ऐड शुगर टू कॉफी वाली स्टेटमेंट याद रखो, ठीक है। फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम पॉजिटिव होते हैं साइन कॉस टेन और उनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव होता है उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड के अंदर टैन पॉजिटिव उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ के अंदर कॉस पॉजिटिव उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है बेटा। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी
कॉस थीटा 180 माइनस थीटा के ऊपर, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला भी पढ़ रखा था, आपको मैंने बताया भी था, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था, 3 में बताया था, 2 में बताया था बेटा, कि अगर आपके पास कॉस थीटा की कोई भी एक वैल्यू आती है, कोई आपको एक आंसर मिलता है, अगर वही आंसर आप किसी और एंगल में भी मालूम करना चाहते हैं कि वो कौन सा एंगल होगा कि जिसके ऊपर दोबारा ये सेम वैल्यू दे, तो मैंने बताया था वो आप कैसे चेक करेंगे, 180 माइनस थीटा से, ठीक है। अगर पहली वैल्यू थीटा है तो दूसरी वैल्यू 180 माइनस थीटा लोगे तो इन दोनों के ऊपर आपको साइन की भी, कॉस की भी, टेन की भी सेम वैल्यू मिलती है। सिर्फ यह है कि जो साइन है वो प्लस या माइनस होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों यहां पर ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, टेन ऑफ 180 माइनस थीटा टेन के बराबर होता है। लेकिन अगर आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 2 है तो उसके अंदर साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कॉस और टेन नेगेटिव होता है, इस वजह से यहां पर क्या आ गया, माइनस। तो मैं फिर बता रहा हूं, अच्छे से याद रख लो, साइन 180 माइनस थीटा हो तो वो बराबर होता है साइन थीटा के ही, कॉस 180 माइनस थीटा हो तो वो बराबर होता है कॉस थीटा के ही। लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट के मुताबिक उसके साथ हम यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे। अगर टेन 180 माइनस थीटा हो तो बेटा वो भी टेन के बराबर ही होता है, लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो वहां पे टेन नेगेटिव होता तो साथ में माइनस लगाओगे। बात समझ आ गई? ये बात आपने नहीं भूलनी, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा, बाकी साइन आप क्वाड्रेंट को देख के लगाओगे, ठीक है बेटा। ओके तो यहां पर मैंने वही फॉर्मूला यूज किया, cos 180 माइनस थीटा, जो कि हम बार बार इस्तेमाल करते आ रहे हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा। ओके तो हमने इसको समराइज करके cos थीटा में चेंज कर लिया। अब cos थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है, ये वाली वैल्यू उठा के बेटा आप यहाँ पे पुट करोगे, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आपको एज इट इज मिलेगा, माइनस 0.559 आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 2 पे आ जाएंगे। ये है बेटा आपके पास साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसी तरह का फॉर्मूला साइन के लिए भी था, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहा, नेगेटिव नहीं लिखा है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। देखो ना, ऐड शुगर टू कॉफी में सेकंड में ऐसा आता है, उसमें साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आपका साइन 180 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर हो गया। अब हमने इससे ये वाली वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था, मगर ये तो कॉस की वैल्यू है, हमें तो साइन की चाहिए। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा क्लास 9th की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अगर हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर ले जाएं, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। हमें चाहिए साइन थीटा की वैल्यू, ना कि साइन स्क्वायर की, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इधर बाकी रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए आपका जो साइन थीटा है वो बराबर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, पहले आप नहीं पुट कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि साइन की कोई वैल्यू नहीं थी आपके पास। तो मेरे बच्चों 1 इसी तरह से रहा, ठीक है। ये दोबारा लिखिए, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, जहां साइन थीटा लिखना था ना वहां लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की डायरेक्टली मैंने यहाँ पर वैल्यू ही पुट कर दी है। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, फिर 1 में से माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा आपको जवाब मिलेगा 0.829। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर होते हैं क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट जो है वो सेकंड है, उसमें साइन होता ही पॉजिटिव है, तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। अगर हम यहाँ से इसको टर्मिनेट करें ना तो ये बन जाता है 0.83, क्योंकि उससे नेक्स्ट डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो ये 2 से 3 बन जाएगा। सो 0.83 ये हमारे बेटा इसका आंसर आ गया। फिर हम थर्ड पार्ट पे आएंगे, वहां पे टेन 180 माइनस थीटा, तो टेन के लिए भी फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था, टेन 180 माइनस थीटा भी टेन थीटा के इक्वल ही होता है, लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो टेन होता है ना मेरे बेटा वो आपके पास नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव टेन भी नेगेटिव, तो यहाँ पर उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। सो टेन 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस टेन थीटा के बराबर होगा। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉन्सेप्ट के अंदर ये सीखा था कि टेन जो है वो साइन डिवाइडेड बाय कॉस के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब यहां पर आपने साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, और पिछले क्वेश्चंस के अंदर देखो हमने यहां पर जो है वो कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाली थी, ठीक है, और जो साइन थीटा, बल्कि कॉस की वैल्यू तो ये गिवन है ना, और जो साइन थीटा उसकी वैल्यू भी निकाली थी 0.83। तो ये अगर आपको सिर्फ एक यही पार्ट दिया जाए तो फिर बेटा आपको सेपरेटली जो साइन थीटा उसकी वैल्यू ये वाले पार्ट से निकालनी पड़ेगी। कॉस थीटा की वैल्यू तो ये दी हुई है ना, उसका मसला नहीं है, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू को आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा,
ऐसे जैसे आपने यहाँ पर किया सेम टू सेम ये वाला पार्ट मजीद उसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आपके पास साइन की वैल्यू आ गई है, मैंने तो यहाँ से डायरेक्ट लिख ली है, आपने ये प्रोसीजर करके लिखनी है। और उसके बाद फिर कॉस की वैल्यू ये वाली है, वो हम पुट करेंगे दोनों वॉल्यूज को, फिर डिवाइड करेंगे तो मिलेगा -1.48479। अगर आप इसको यहाँ से राउंड ऑफ करें ना इधर से, तो नेक्स्ट डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसको पिछले वाले को 1 बढ़ा देंगे, 4 से 5 कर दिया उसको हमने, सो -1.485 ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ ये एक पार्ट दिया जाएगा तो फिर बेटे आपको यहाँ पर कॉस की वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन साइन की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, वो कैलकुलेट करके पुट करेंगे, वो यहाँ से ये पूरा पार्ट ऐसे एज इट इज सेम टू सेम इसके अंदर आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने दोबारा नहीं किया, आपने ये सारे का सारा पार्ट उसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आएगा जी कॉट 180 माइनस थीटा के ऊपर। सो कॉट जो है वो जिस तरह टेन है ना साइन बाय कॉज, तो कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये कॉस बाय साइन हो जाएगा। तो ये लिखा है कॉट 180 माइनस थीटा, उसकी जगह पे आ जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस थीटा। अब कॉस 180 माइनस थीटा जो है वो बेटा आपके पास इक्वल होता है माइनस कॉस ऑफ थीटा के, और साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है पॉजिटिव साइन थीटा के। ये फॉर्मूले देख सकते हैं आप, ये फॉर्मूला, ठीक है। और साइन के लिए बेटा ये फॉर्मूला इनके मुताबिक लिखा आपने साइन बाय कॉस। अब साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू आपको गिवन है 0.559 पुट कर दी, और साइन की वैल्यू बेटा अभी आपने कैलकुलेट की यहाँ से। अगर आपको ये अलग से पार्ट दिया जाएगा तो फिर भी उसके अंदर आप ये पूरे का पूरा दोबारा से करेंगे उसके अंदर, ठीक है। 0.83 वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे बेटा मिलेगा 0.67349। तो अब आपने इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, तो यहाँ से देखिए इससे आगे जो नेक्स्ट डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो इसको अब यहाँ तक रख सकते हैं। बुक में 0.674 है, बट वो मेरे ख्याल से शायद थोड़ा बहुत ये जो हमने राउंड ऑफ किया ना उसकी वजह से ये एरर आ रहा है। अगर आप राउंड ऑफ ना करें इसको, जैसे हमने यहाँ से किया था ना, राउंड ऑफ ना करें तो फिर हमारा आंसर ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ओके आंसर। फिर आएंगे जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज सेकंड ऑफ 180 माइनस थीटा। तो सेकंड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो बेटा सबसे पहले आपने इसको 1 बाय कॉस में चेंज कर देना, क्योंकि कॉस की हमारे पास इजीली वैल्यू मिल जाती है ना, इसलिए हम सेकंड को चेंज करते हैं 1 बाय कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा में। अब कॉस 180 माइनस थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है माइनस कॉस ऑफ थीटा। मैंने दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि बेटा मैं बार बार यहाँ पर लिख चुका हूँ फॉर्मूला को, टाइम से है वो, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर लिखा नहीं। आप चाहें तो फॉर्मूले का रेफरेंस दे सकते हैं। सो ये आ गया माइनस कॉस ऑफ थीटा के, माइनस कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, कॉस की वैल्यू 0.559। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.559 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -1.788987। अब इसको थोड़ा सा हमने राउंड ऑफ किया, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डिजिट जब ग्रेटर देन 5 है तो इसको हम 1 इंक्रीज करके 9 कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आ गया नेक्स्ट, दैट इज कोसेकेंट 180 माइनस थीटा। तो कोसेकेंट 180 माइनस थीटा बेटा जो है वो आपके पास रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो हमने इसको कर दिया 1 बाय साइन इंटू 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है। अब यहाँ पे आपको साइन थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। अगर ये पार्ट अलग से आएगा सिंगल, तो फिर से दोबारा से आपको ये वाला पार्ट करना पड़ेगा, पूरे का पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ से साइन की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो वैल्यू बेटा आप यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि अब इन तमाम क्वेश्चन के अंदर जो है 3-4 पार्ट्स के अंदर बार बार ये करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह करता तो फिर बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता। तो आपने एक बार इसको सीख लिया, उसके बाद आप खुद आप इसमें भी करेंगे, जहाँ पे इस्तेमाल होता है साइन, इसमें भी साइन इस्तेमाल होता है, इसमें भी साइन इस्तेमाल होता है। इन तीनों क्वेश्चन के अंदर ना बेटा फिर आपको ये साइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू। कोई मुश्किल काम नहीं, आपको मैंने बता दिया ये चीज। बेटा आपने वो साइन की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.83 करेंगे तो जवाब मिलेगा आपको 1.2, यहाँ पे लिखा है 0.1204। ये मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, ये 1 पॉइंट आना चाहिए था, एक सेकंड इसको करेक्ट कर लेते हैं, 1.204819, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये आपके पास जो है वो बन जाएगा जी, इसको राउंड ऑफ करके 205 है ना, तो यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट देखा आपके पास जो डिजिट है वो है जी ग्रेटर देन 5, तो आपने इसको राउंड ऑफ करके खत्म कर दिया और पीछे वाले को हमने इंक्रीज करके 4 से 5 कर दिया। 1.205 बेटा ये हमारे पास आ गया इसका आंसर।